Hello learners, welcome to IAS Marathon. And guys, this side Sagar, and yeah, we are with the new lesson. So guys, this is the next part of जो हमारा देख रहे थे चैप्टर हम, जिसके अंदर हम देख रहे हैं बेसिकली इसके अंदर हमको देखना है क्या, होम रूल मूवमेंट. ठीक है, लास्ट सेशन में क्या बताया मैंने आपको, हाँ आपको पता होगा. यस, स्वदेशी मूवमेंट हमने पूरी अच्छी तरीके से देखा है विद द प्रॉपर एनालिसिस. ओके, सो बहुत ही अच्छा आंसर स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पर. ठीक है, तो प्लीज़ अवेल करें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे एफर्ट्स को जो है प्लीज़ अप्रिशिएट करें. ठीक है, सो गाइस थ्रू योर सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग, कीप शेयरिंग. ओके, सो मिलते हैं इस वाले लेसन में. इसलिए एक्चुअली मिल ही चुके हैं अपन, बट यस, होम रूल मूवमेंट. यस, तो होम रूल मूवमेंट, अगर आपको इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँ मैं, तो आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात जान करके कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, आपको पता है ना. 1916 का टाइम पीरियड है, स्टार्ट होने वाला है. अब इसके बाद बेसिकली हो चुका है ना. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली रिएक्शंस आएंगे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक था, देखिए ये स्टार्ट हुआ था जून में 1914 में, फिर ये 1919 में जाकर खत्म हुआ. ठीक है, सो इसमें क्या था कि देखो, जैसे कि पहले आपको बताइए, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज आएगी, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है वर्ल्ड हिस्ट्री की, बहुत जल्दी आने वाली है. ठीक है, सो गाइस है ना, सुनना उसको ध्यान से. लेकिन अभी तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं. देखो फिर क्या था इसमें कि देखो, इसमें तीन तरीके के लोग थे. मॉडरेट्स, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद है हमारे एक्सट्रीमिस्ट्स. ठीक, उसके बाद थे हमारे रेवोल्यूशनरीज, जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. ठीक है, बहुत मजा आएगा इसमें. देखो, अब मॉडरेट्स का क्या कहना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, इनका रिस्पॉन्स बेसिकली ये था कि इन्होंने कहा था कि हम जो है अंपायर को सपोर्ट करते हैं वॉर में, ब्रिटिश अंपायर को, क्योंकि हमारी ड्यूटी है. बहुत ही जो है क्रूशल चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही क्रूशल है. ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और यस, एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं. बट एक्सट्रीमिस्ट क्यों कर रहे हैं भैया, देखो गाइस, इनके एम्स अलग हैं. हाँ सुनिएगा ध्यान से, इनके एम्स हैं. एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि अगर हमने अभी इनको ये लॉयलिटी बताई, इनको सपोर्ट करके, तो मे बी ये जो है हमको इन रिटर्न ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में सेल्फ गवर्नमेंट दे दें. यस, ये दूसरा था. तीसरा है रेवोल्यूशनरी. अब इन्होंने कहा कि दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट, व्हाट दे हैव कॉल्ड हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी. यस, हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मिल ही नहीं सकती उनको. तो इन्होंने कहा कि हम जो है बेसिकली यूटिलाइज करेंगे इसको, एक वेज करेंगे वॉर पूरा टोटली अगेंस्ट द एम्पायर. अब यू गाइस ऑल नो कि जितने भी सारे एफर्ट थे सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहे थे, बल्कि इंडियंस जो अब्रॉड में जा करके इन्होंने बेसिकली इंस्टीट्यूशंस और जो ग्रुप्स बना रखे थे, जैसे कि गदर पार्टी. ठीक है, गदर पार्टी कहाँ पे थी, आई मीन नॉर्थ अमेरिका में ऑफ कोर्स. ठीक है, लाला लाजपत राय. ठीक है, और तो कौन आपके वीर सावरकर रिलेटेड टू द गदर पार्टी है ना, और करतार सिंह सराभा रिलेटेड टू द आपका गदर पार्टी. उसके अलावा बर्लिन कमेटी यूरोप में बना रखी थी, और कुछ छोटी मोटी म्यूटिनीज की थी इंडियन सोल्जर्स ने. ठीक है, जैसे कि आउट ऑफ द इंडिया से. ठीक है, सिंगापुर वगैरह में की थी. तो अब ये क्या था यहाँ पर कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होने लगी थी. हाँ जी भैया. ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए भैया हमको तो. ठीक है जी. अब इसमें और क्या है, इसमें ये है कि अब इसमें एक एक रिएक्शन तो आया आपका स्वदेशी की तरह से, वो हो चुका है हमारा. अब हमको देखना दूसरा रिएक्शन जो आता है वो है होम रूल मूवमेंट का. लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी सी और बातें बता दूं मैं कि बेसिकली होम रूल मूवमेंट यस टोटली किसके रिस्पॉन्स में आया, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिस्पॉन्स में ही आया. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अब बेसिकली ये था कि इसमें दो होम रूल बनाई थी बेसिकली. ठीक है, एक तो थी आपकी बेसिकली किससे बेसिकली ये इंस्पायर्ड थी, ये आपकी इंस्पायर्ड थी आयरिश होम रूल लीग से. ठीक है, आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर थी. अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि बेसिकली ये एक नई फोर्स का तरह से काम किया इन्होंने. दे आर द न्यू इमरजेंस ऑफ अ न्यू ट्रेंड ऑफ अग्रेसिव पॉलिटिक्स. राइट, अब इसमें एनी बेसेंट की एक थी, और एक थी आपके बाल गंगाधर तिलक जी की. ठीक है, दूसरी कौन की थी, आपके बाल गंगाधर तिलक जी की, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना, टेंशन ना लो. देखो, अब इसके अंदर कुछ आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे. क्या फैक्टर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है, देखो इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या फैक्टर्स थे. फैक्टर्स ऑफ लीडिंग टू द मूवमेंट, फर्स्ट है एक सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट जिन्होंने बहुत ही पॉपुलर प्रेशर यहाँ पर था उनका फील हो रहा था, वॉज रिक्वायर्ड टू अटेन द कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. यस, टू इन रिटर्न और रिक्वायर्ड टू अटेन द कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये था इनका. दूसरा था कि जो मॉडरेट्स थे वो डिसइल्यूजनड विद दी मोरले मिंटो रिफॉर्म्स. अब शायद मैंने आपको मोरले मिंटो रिफॉर्म बताया नहीं, लेकिन डोंट वरी, इसलिए तो मैं यहाँ पर बताने के लिए तो आपको. देखो, आपको एक बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, पढ़ना.
ध्यान से सुनिएगा, ये क्या क्या जो डेवलपमेंट बेसिकली मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में इन्होंने किए गए, बेसिकली सिम्बोलाइज ही मान सकते हैं इनको। नो ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है, ठीक है। तो इसमें ये था कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इम्पीरियल, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो है, वैसे मैंने आगे लिखा है इसको, आप टेंशन मतलब नोट्स में है मेंशन, ठीक है। इन इम्पीरियल और प्रोविंशियल, इन इम्पीरियल आपको पता है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, जो प्रोविंसेस के होते थे, ठीक है। एक तो ये, दूसरा भैया, दूसरा ये है जी कि उनको बढ़ाया था बेसिकली, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स को इंक्रीज किया, उसके अलावा जो बेसिकली नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है, फिर भी कहते हैं वो माइनॉरिटी में थे। दूसरा है आपका कि नॉन ऑफिशियल्स टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनको जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, किनको जो माइनॉरिटी में थे इसमें इस टाइम पे। दस इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ पर कि इलेक्शन जो है वो पहली बार भैया, चाहे वो नाम के ही क्यों ना हो लेकिन हुए तो सही, ठीक है, इलेक्शंस हुए थे भैया। अब उसके बाद तीसरा आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, बहुत बड़ी बात और बहुत बुरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए यहाँ पर भैया, किनके लिए आए थे इस टाइम पे? आए थे मुस्लिम्स के लिए। बाद में 1990 में, ये तो 1909 का था ना, आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले 1919 में आते हैं आपके जो मोंटेग्यू कैम्पस्फोर्ड, वो इसको बेसिकली एक्सपेंड कर देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉर द अदर पीपल्स लाइक सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट्स, राइट, और भी अदर जो रिलीजन थे उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आती है लेजिस्लेचर जो है वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। उसके अलावा सप्लीमेंट्रीज भी पूछ सकते हैं, और बजट पे भी जो है सेपरेट आइटम से वोट कर सकते हैं। तो ये कुछ वोटिंग के राइट दिए गए थे। तो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के जो है एक बहुत ही ओवरव्यू दिया मैंने आपको, ठीक है। वैसे कि एक और बताता हूँ मैं, इसमें बेसिकली एक इंडियन को, वन इंडियन जो है वाइसराय की एग्जीक्यूटिव, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा, मतलब उसको लाया जाएगा उसके अंदर। और ये था कि बेसिकली मॉडरेट्स को अलग किया जाए बेसिकली नेशनलिस्ट से, ठीक है, और मुस्लिम्स को गवर्नमेंट में एक बेसिकली गवर्नमेंट की साइड में लाया जाए, ठीक है। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेचर की, ठीक है, लेजिस्लेटर की जो इलेक्ट होकर जा रहा है। दिस रिजल्ट इन थॉटलेस क्रिटिसिज्म समटाइम्स, राइट। अब सिस्टम ऑफ इलेक्शन भी जो है टू इनडायरेक्ट था, बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट था, ठीक है, इस नॉमिनेशन की तरह है ना, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इसके अंदर मॉडल रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और मॉडल मिंटो रिफॉर्म से हर कोई इतना बेसिकली इल्यूजन था नहीं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर द डिसइल्यूजन विद द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, और इनकी जो एक्टिविटीज होती थी। उसके बाद है आपका पीपल वर फीलिंग ऑफ बर्डन ऑफ वॉर टाइम, क्योंकि देखो माइजरीज का काम किया इन्होंने, बिकॉज हाई टैक्सेशन है ना, प्राइस राइज, किन के ऊपर आएगा भैया? ये किन पे आएगा? ये आम लोगों पे आएगा, जो वो टाइम के खर्चे कर रहे हैं, उनका खर्चा कौन सा नहीं, उनसे उनका उनका बेसिकली लॉस किससे निकालेंगे? इनसे लोगों से। प्राइस राइज का हाई कर देंगे, हाई टैक्सेशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली इन्होंने इनको फोर्स किया कि अग्रेसिव जो जितना भी मूवमेंट है ताकि उसमें हम पार्टिसिपेट करें, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है नेक्स्ट वो है आपका द मिथ ऑफ वाइट सुपीरियोरिटी। यस गाइस, द मिथ ऑफ वाइट सुपीरियोरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो इंपीरियलिस्ट पावर थे ना उस टाइम के, वो बेसिकली क्या चाह रहे थे कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाए, लोगों को अपनी तरफ किया जाए, ठीक है। ये सब इनकी जो हरकतें थी, पॉलिसी, और इनके पीछे का नेक्स्ट प्रोपेगेंडा जो था, टोटली एक्सपोज्ड बाय द लीडर्स, ठीक है। और इनके सबको पता चल गई थी। उस टाइम में जर्नलिज्म बहुत अच्छा काम करता था, ठीक है, आज का जैसा नहीं था, ठीक है। सो उस टाइम पे मिथ जो है बेसिकली सुपीरियोरिटी बस्ट कर चुके थे यहाँ पर टोटली, ठीक है, हो चुका था। अब तिलक वॉज रेडी टू अज्यूम द लीडरशिप आफ्टर हिज रिलीज इन, अब आपको पता है गाइस कि तिलक जी को जो जेल हो चुकी थी आई गेस 6 ईयर की। तो क्या था कि जो 1914 में वापस आई है और पूरी तरीके से कमान संभालने की इन्होंने बारी सोची थी कि अब मैं जो है वापस से रिवाइव करूंगा, बाउंस बैक करूंगा, एंड हैड अ कंसिलिएटरी जेस्चर्स टू रिश्योर द गवर्नमेंट ऑफ हिज लॉयल्टी एंड टू द मॉडरेट दैट ही वांटेड लाइक द आयरिश होम रूलर्स। जैसे कि आयरिश में किया गया था, ठीक है, तो सी लॉयल्टी दिखाए, ठीक है, रिश्योर करे गवर्नमेंट को इनकी लॉयल्टी, एंड रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट एन ओवर थ्रोन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम टोटली कह सकते हैं कि अप्रोच जो है तिलक जी की इस टाइम तक आते आते जो है थोड़ी सी मॉडरेट्स के बायस हो चुकी थी। यस, तो रिफॉर्म जो है एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाह रहे थे वो, ठीक है। और यही कारण था जो मैंने आपको तिलक जी की स्टार्टिंग में बताया था ना, वो जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, हाँ पुराने लेसन जा करके देखो, है ना, तो वो यहाँ पर आकर के प्रूव होता है। यही नहीं कि उनके जो स्टेटमेंट थे वो भी काफ़ी प्रचलन में थे उस टाइम पे। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जो एक्ट ऑफ वायलेंस आप कर रहे हो, रेवोल्यूशनरीज वगैरह जितने भी थे, मिलिटेंट थे, हैड ओनली सर्व द रिटार्ड ऑफ द पेस ऑफ द पॉलिटिकल प्रोग्रेस इन इंडिया। जो है ये टोटली जो इंडिया का पॉलिटिकल प्रोग्रेस है उसको रिटार्ड कर देगा, टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, इनका था ये कहना था। और बेसिकली कहते कि जो असिस्ट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके आवर ऑफ क्राइसिस में,
तो ये बहुत ही आप सोच रहे होंगे कि तिलक जी जैसी बात बिल्कुल जी की उन्होंने, है ना, बिकॉज सरकमस्टांसेस बेसिकली ऐसे ही थे उस टाइम के। बस अब इसके बाद आती है एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट जो एक आयरिश थियोसोफिस्ट थी, ठीक है, अब वो बेस्ड इन इंडिया सिंस 1896 से वो इंडिया में ही थी, हैड डिसाइडेड टू एनलार्ज द स्फीयर ऑफ हर एक्टिविटी टू इंक्लूड द बिल्डिंग ऑफ अ मूवमेंट्स फॉर होम रूल ऑन द लाइन्स ऑफ द आयरिश होम रूल लीग्स, राइट। अब इन्होंने भी सोचा कि हमको भी जो है एक पाँव जो है थोड़े फैलाने चाहिए ऑल ओवर द इंडिया में। बात ये आती है कि बेसिकली लीग्स को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो गाइस, पहली बात तो ये था कि आपको पता है कि जो मुस्लिम ओ सॉरी जो आपके कांग्रेस थे उसके अंदर मॉडरेट थे जो डोमिनेट कर रहे थे, और एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका कोऑपरेशन भी चाहिए था भैया। एक अच्छा बड़ा रूल को हटाना वाले हैं अपन, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, है ना, एक बेसिकली इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया जाए, उसके लिए आपको मॉडरेट का और एक्सट्रीमिस्ट का दोनों का साथ चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मॉडरेट डोमिनेट कर रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट को पहले बाहर कर चुके थे वो, ठीक है। अब 1914 का जो सेशन था वो भी फेल हो चुका था, ध्यान सुनना मेरी बात। 1914 का जो सेशन था वो भी जो कांग्रेस का फेल हो चुका था, ठीक है। अब इस रीअप्रोचमेंट को लाने के लिए बेसिकली ये चाहते थे कि जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीअप्रोचमेंट है उसको करने के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा। तिलक जी और बेसेंट ने सोचा कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी लेकर के आए बाय देयर ओन, ठीक है। तो उन दोनों ने सोचा कि ऐसा किया जाए, क्यों ना किया जाए, ठीक है। सो उसके बाद 1950 में स्टार्टिंग में एनी बेसेंट ने एक लॉन्च किया था डिमांड ऑफ सेल गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि वॉर हो जाने के बाद, जैसे कि इन्होंने वाइट कॉलोनीज अदर जो कॉलोनीज थी उनको दिया था, ठीक है। एनी बेसेंट का ऐसा मानना था। तो उसके बाद उन्होंने कैंपेन किया थ्रू न्यूज़पेपर, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर के कुछ नाम बताता हूँ मैं एनी बेसेंट के, ठीक है। अब इसमें आगे भी बेसिकली मैंशनड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए वो, ठीक है। एनी बेसेंट के कुछ न्यूज़पेपर थे। फर्स्ट तो है आपका न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। दूसरा है आपका उनका जो बहुत ही फेमस था उस टाइम पे, कॉमन व्हील, कॉमन व्हील, ठीक। ये उनके दो न्यूज़पेपर थे, काफ़ी फेमस थे। इन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा क्या किया, कैंपेन किया थ्रू यस थ्रू पब्लिक मीटिंग्स की, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की। अब एनुअल सेशंस जो थे कांग्रेस के 1950 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें एफर्ट किया तिलक और बेसेंट ने कि कुछ बेसिकली किया जाए। यस, उनको थोड़ी सा बहुत सक्सेस भी मिली इसके अंदर। इसमें ये जो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कांग्रेस का सेशन था, आईएनसी का जो सेशन था, आईएनसी का जो बेसिकली सेशन था 1915 वाला, उसमें री एडमिट कर लिया गया एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस के अंदर, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस के अंदर री एडमिट कर लिया गया। एंड जो बेसेंट थी वो बेसिकली कांग्रेस का सपोर्ट नहीं ले पाई होम रूल लीग को, बेसिकली जो है कांग्रेस की तरफ एक स्कीम के तौर पर उसको बेसिकली लाया जाए, ठीक है। उनकी पसंद नहीं आई, ठीक है, कांग्रेस को उस टाइम पे। तो अब ये उन्होंने कहा कि भाई खुद ही कर लेंगे वो, ठीक है। अब ये एक बहुत ही एडुकेटिव प्रोग्राम की तरह देख रहे थे कांग्रेस वाले, एंड टू रिवाइवल द लोकल लेवल कांग्रेस कम्युनिटी, ये इनकी अप्रोच थी। बट एनी बेसेंट को लगता था कि इतना जो है लंबा हम तो रुक नहीं सकते, ठीक है। तो अब बेसेंट ने क्या किया, इन्होंने टोटली जो इम्प्लीमेंट और जितनी भी इनकी कमिटमेंट थी बेसिकली वो इनको अकेले ही करना पड़ा, और इन्होंने अपनी खुद की ओन लीग बनाई। एंड शी फाइनली यस देर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द कांग्रेस, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता बाद में कांग्रेस से। चलो ठीक है, अब यस अब सुनिएगा ध्यान से, काफ़ी धीरे से सुन रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। सो थैंक यू। यस, तो तिलक जी ने क्या किया बेसिकली 1916 में, अब इनकी तो चल ही रही थी इनके अलावा, 1960 में तिलक जी आए भैया। तिलक जी ने क्या किया, तिलक जी ने अपनी अप्रैल में एक बेसिकली क्या किया, होम रूल लीग अपनी खुद की बनाई, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली, लेकिन ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस और बेराड़ वाला रीजन जो था वहीं तक की इनकी थी, और मैक्स इनकी 6 ब्रांचेस थी, ठीक है, 6 ब्रांचेस थी। एंड इनकी डिमांड थी जैसे कि स्वराज लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाए एंड एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। तो आप ये लिख सकते हो, आजकल बहुत बेसिकली डिबेट होते हैं आपके लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है, ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये भी उसमें रेफरेंस दे सकते हो कि तिलक जो थे, तिलक उनकी होम रूल लीग ने भी बेसिकली लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन के लिए इन्फोर्स किया था। उसके अलावा स्वराज और वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन हो गया। अब बेसेंट की जो लीग थी उसका भी थोड़ा बहुत देख लो। बेसेंट की जो लीग थी उनके फीचर बता देता हूँ मैं आपको। उसमें ये था बेसिकली इनके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शो उनने भी काम किया, ठीक है। और न्यू इंडिया, कॉमन व्हील, ये वाले न्यूज़पेपर थे इनके, यस। उसके अलावा एनी बेसेंट ने, अभी मैंने आपको बताया था आगे, उन्होंने अपनी जो लीग बनाई वो भी 16 यानी कि एक ही साल में बनाई इन्होंने, ठीक है। अब मद्रास एंड कवर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने मद्रास में, और जो बादशाह हुआ पूरा इंडिया था, यस, बॉम्बे सिटी भी उसमें इंक्लूड थी। अब 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थी इनकी, ठीक है। कि इनकी जो बेसेंट वाली थी उनकी 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थी, ठीक है, लेकिन बहुत ही लूजली ऑर्गेनाइज थी। तिलक जितनी स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई है,
ठीक है, और जॉर्ज अरुंडले जो थे वो इनके सेक्रेटरी थे। याद रखना, बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन। जॉर्ज अरुंडले, हु इज़ जॉर्ज अरुंडले? ही वॉज द ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी ऑफ आपकी जो हैनी बेसेंस की लीग है उसकी, ठीक है। अब बिसाइड्स अरुंडल द मेन वर्क बाय द बी वाडिया, BW वाडिया, एंड उसके अलावा जो CP रामास्वामी अय्यर है, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगे आगे जा करके, ठीक है। यस, जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो, यस, जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो बी वर्क विद हिम, विद हर फॉर सम टाइम इन द होम रूल लीग। यस, तो नेहरू जी ने भी काम किया। अब यहाँ पर आते हैं अपन, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सुना आपने। अब यहाँ पे जो एम था मूवमेंट का, ठीक है, अब आपने इतना कुछ सुना, आप देखा कितना ईजी हो जाएगा आपका पढ़ना, ठीक है। सो ये मूवमेंट जो था वॉज टू ग्रेट टू गेट द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपके यहाँ से कि तो मूवमेंट जो था वो बेसिकली ये क्या चाह रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट हो लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ठीक है। अब इट इज़ बिलीव, मैंने आपसे कहा था कि तिलक जी की अप्रोच जो है तो चेंज हो चुकी थी वो। यस, अब बिलीव, इट इज़ बिलीव दैट जो फ्रीडम वॉज नेचुरल राइट्स ऑफ ऑल द नेशन, ये इनका मानना था। उसके अलावा मोर ओवर जो लीडर्स थे, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपन ने बताया पहला एम तो ये हो गया। दूसरा था कि इट इज़ बिलीव दैट फ्रीडम वाज द नेचुरल राइट ऑफ द ऑल द नेशंस। उसके अलावा जो मोर ओवर द लीडर्स थे होम रूल मूवमेंट के, थॉट दैट इंडियाज रिसोर्सेज वर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर हर नीड्स। यस, उनके रिसोर्सेज खुद ही के काम नहीं आ रहे। एंड द टू लीग्स कोऑपरेटेड विद ईच अदर एज वेल एज विद द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन पुटिंग देयर डिमांड फॉर द होम रूल। ये इनके सबके एम थे, है ना। अब तिलक के जो मूवमेंट था, जो महाराष्ट्र की रह था, लेकिन जो एनी का मूवमेंट था, ठीक है, एनी बेसेंस मूवमेंट कवर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, बट मैंने आपसे कहा ऑर्गेनाइजेशनल लूजनेस थी इसमें। अब जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द होम रूल लीग हैड अ मेंबरशिप ऑफ अबाउट 60,000 ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो उस टाइम पे 60,000 लोग इनसे जुड़े थे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द एरियाज ऑफ द गुजरात, सिंध, यूपी, बिहार, ये वाले रीजन थे। आपको पता है कितना, देखो कितनी अजीब बात है, उस टाइम पे कितने लोगों ने यहाँ पर यूपी बिहार के लोगों ने कितना जो है पॉलिटिकली एक्टिव हुआ करते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी उस टाइम पे। विच डिड नॉट इन द पास्ट पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट कह सकते हैं, आई मीन कॉन्ट्रास्टिंग अ बिहेवियर ऑफ द पीपल उस टाइम के लोगों का, ठीक है। विच डिड नॉट इन द पास्ट पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज आया था कि आज तक इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, बट अभी लोग थे वो ले रहे थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चेंज था। अब इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो बेसिकली 1917 में आपको पता है रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ था, बहुत ही सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, ठीक है। यस, तो उसने बेसिकली एक एडवांटेज दिया होम रूल लीग को, होम रूल कैंपेन को। यस, पोस्टर्स, इलिस्ट्रेट पोस्ट कार्ड्स, प्लेज, रिलीजियस सॉन्ग सब किए जाते थे इस टाइम पे, ठीक है। रीडिंग रूम्स भी जब तक ये तो सभी एज बन चुके थे, ठीक है। बिकॉज इनका आइडिया ये था कि पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे बनाई जाए लोगों के बीच में, पॉलिटिकल एजुकेशन को बढ़ाना था इनको, इनका आइडिया था ये पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ाई जाएगा इस। उसके अलावा इन्होंने बाद में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, है ना, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास काफ़ी फेमस, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ये जो लीडर थे उन्होंने भी बेसिकली ज्वाइन किए। इनके जितने भी एजुटेशन ऑर्गेनाइज किए जाते थे होम रूल लीग के द्वारा। यस, और कुछ इसके जो लीडर थे वो तो बल्कि लोकल ब्रांचेस के हेड्स भी रह चुके थे, ठीक है। अब मेनी ऑफ द मॉडरेट कांग्रेस मैन जो थे वो बहुत ही डिसइल्यूजन थे कि कांग्रेस की बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिविटी चल रही है, यानी कि कांग्रेस की कंडीशन को देख करके। और जैसे कि कुछ मेंबर थे जैसे गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, उन्होंने बेसिकली होम रूल लीग को प्रेज किया, ज्वाइन किया। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ, आपको पता होगा गोखलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद लिख लो इसका। गोखलेज बेसिकली सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऑफ इंडिया सोसाइटी, राइट, यट। तो अब ये क्या था, बेसिकली इन्होंने जो क्या किया, ये वो लोग थे जो बेसिकली कांग्रेस इन एक्टिविटी से परेशान थे, ठीक है। तो इन्होंने इनको बेसिकली सपोर्ट दिया, ठीक है, विद बैक हैंड्स एंड फॉरवर्ड हैंड्स। अब एंग्लो इंडियंस जो थे, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड द नॉन ब्राह्मण्स जो कि साउथ में रहते थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये इज़ अ बैड और अनफॉर्चुनेट थिंग, एज दे फेल्ट होम रूल जो है वुड मीन टू रूल ऑफ द हिंदू मेजोरिटी, ये सब सोचते थे, एंड दैट ट्रू मेनली बाय द हाई कास्ट। तो ये बहुत बुरा हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड आपको पता ही है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ इसके, फिर देख लेंगे गवर्नमेंट का एटीट्यूड। देखो, ये मूवमेंट जो था उसने टोटली शिफ्ट किया फ्रॉम द एडुकेटेड इलाइट टू द मासेस। बहुत बड़ी बात, एडुकेटेड से जो एजुटेशन है वो लेकर के आ गई ये मासेस में, ठीक है, राइट, 1 मिनट, ठीक है। देखो, उसके अलावा परमानेंटली डिफ्लेक्टेड द मूवमेंट फ्रॉम द कोर्स मैप्ड
बाय द मॉडरेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो इट क्रिएटेड द ऑर्गेनाइजेशनल लिंक बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक बना लिया। उसके अलावा विच प्रूव वेरी वेरी क्रूशियल इन द लेटर ईयर्स, ठीक है। जब क्या होता है, जो मूवमेंट था वो दूसरे फेजेस में, मास फेज में बेसिकली जब आया सामने, ठीक है, और अदर जो रिफॉर्म्स हुए थे, उस मूवमेंट हुए थे, उसमें फ़ायदा मिला। एंड इट क्रिएटेड अ जनरेशन ऑफ द आर्डेंट नेशनलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बात के नेशनलिस्ट को तैयार कर दिया इसने, ठीक है। अब इट प्रिपेयर द मासेस ऑफ द पॉलिटिक्स और द गांधीयन स्टाइल, ठीक है, गांधीयन स्टाइल की पॉलिटिक्स जो थी मासेस के अंदर वो आने लगी थी। अब द अगस्त 1917 का जो डिक्लेरेशन था मोंटेग्यू कॉन्सफोर्ड का, कैम्सफोर्ड का, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस दी होम रूल एजुटेशन, ठीक है। अब वो ये और इंटेंसिफाई कर दिया। पहले आपका आया मोर्लेमेंटो, उसके बाद आया आपका मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड, ठीक है, इसने और ज़्यादा इनको ख़राब कर दिया। अब तिलक्स एंड बिसेंट्स एफर्ट इन द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन, ठीक है, एट लखनऊ, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनकी वजह से ही लखनऊ में ये आए साथ में, कौन, आपके मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन हुए, तो बहुत ही अच्छे एफर्ट्स था इनका, सक्सेसफुल हुए, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा, मैं तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है यही मानता हूँ इसका, क्या ये वाला, ठीक है। तो आप भी याद रखें। अब लास्ट इसका कि नया डायमेंशन, सॉरी, नया डायमेंशन लेकर के आए, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर के आए कि नेशनल मूवमेंट तो चाहिए चाहिए अब हमको, ठीक है। उन्होंने इस तरीके की जो भावना थी वो बेसिकली अब टोटली ओपन में हो चुकी थी। यस, यस। अब देखो इसमें लॉस ऑफ मोमेंटम यानी कि फेड कैसे हो चुका था टोटली 1990 आते आते, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा उसके पहले ये टोटली वाइप आउट हो चुका था, ठीक है। अब वैसा क्यों था, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बताता हूँ मैं इवेंट्स जो गवर्नमेंट ने टोटली इसको रिप्रेस किया, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था, पहला तो ये था कि बहुत ही सेवरली रिप्रेस्ड किया गया इसको बुरी तरह से। देखो आपको कंडीशन बताता हूँ मैं, मद्रास में ना स्टूडेंट्स को ना पॉलिटिकल जो मीटिंग थी उसमें अटेंड ही नहीं करने देते थे उनको, ठीक है, टोटली प्रोहिबिट कर चुके थे वो। उसके अलावा तिलक जी के खिलाफ केस बना दिया इन्होंने, ठीक है, और हाई कोर्ट में चला दिया गया उनको। फिर तिलक जी को पंजाब नहीं आने दिया, दिल्ली में नहीं आने दिया, ठीक है। उसके अलावा एनी बेसेंट को और उनके जितने भी लोग थे, एसोसिएट थे, है ना, मैंने आपको बताया अभी जॉर्ज अरुंडले, बीपी वाडिया, उनको अरेस्ट कर ले गया, बताओ, है ना। तो कितनी बड़ी बात। अब इन्वाइटेड दी आपका जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है ना, बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट किया गया लोगों के द्वारा। अब मैंने आपसे कहा सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, उन्होंने अपना जो नाइटहुड था, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर रिनाउंस किया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ना, उस टाइम के लिए तो बड़ी थी। खैर अब उसके अलावा जो वाइल तिलक एडवोकेटेड अ प्रोग्राम होता पेसिव रेजिस्टेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट कि उसके बाद जो है तिलक जी ने पेसिव रेजिस्टेंस को टोटली क्या किया, एडवोकेट किया पेसिव रेजिस्टेंस को, ठीक है, जब तक नहीं हो पा रहा था जो अब होने लग गया था, ठीक है। ये पेसिव रेजिस्टेंस बेसिकली अरविंद घोष का आइडिया था, ठीक है। उसके अलावा जो मोंटेग्यू था, मोंटेग्यू कौन था उस टाइम में बताइए, सोचिए। ये बेसिकली आपका कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया था। उसने पता है क्या कमेंट किया यहाँ पर, हाँ सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट इंटर्न्स मिसिस बेसेंट। तो एनी बेसेंट को जो है सो छोड़ दिया गया पहले। तो बेसिकली ये इस तरीके के कमेंट कर दिए जाते थे इनके द्वारा, ठीक है। कहते थे कि शिवा ने अपनी जो वाइफ थी उनको 52 पीसेस में काटा, सिर्फ इसीलिए कि वो देखना चाहते थे कि इनकी 52 वाइफ्स है कि नहीं है, ठीक है। अब यही हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जब उन्होंने मिसिस बेसेंट को क्या किया, अरेस्ट किया, ठीक है, और ह्यूज अपसर्ज होने लग गया, ठीक है। तो ये इनका था। उसके अलावा देखो उसके अलावा क्या था, यस ये था। अब एजुटेशन फेड क्यों हो गया, देखो सबसे पहली बात तो बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की बहुत कमी, ठीक। दूसरी कम्युनल राइट्स, बहुत बुरी तरीके से कम्युनल राइट्स हुए थे 1917-18 में, ठीक है। सो कम्युनल बेसिकली कम्युनलाइजेशन इज दी ओनली कोज बिकॉज ऑफ दी आपके ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर्स, इनकी वजह से कम्युनलिज्म इंडिया में आया, ठीक है। और इस लेवल पे कितना बड़ा वायलेंस किया जा सके, तो उस टाइम से स्टार्टिंग था ये, ठीक है। अब मॉडरेट्स जो ज्वाइन किया होता कांग्रेस ने आफ्टर बेसेंट के अरेस्ट होने के बाद, वो पेसिफाइड बाय द टॉक्स ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। तो ये बातें करने लगे वो, है ना। अब क्योंकि मोंटेग्यू का स्टेटमेंट आया था 1917 में, ठीक है, विच हेल्ड सेल्फ गवर्नमेंट एज लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। फिर बेसेंट को रिलीज कर देगा। अब उसके बाद ठीक है, तो ये कोई लीडर नहीं बचाता यहाँ पे इनको देने के लिए, तो इसलिए ये खत्म हो गया। उसके अलावा टॉक ऑफ पेसिव रेजिस्टेंस बाय द एक्सट्रीमिस्ट कीप्ड द मॉडरेट्स ऑफ फ्रॉम द एक्टिविटी फ्रॉम। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि बाद में प्रेस करने लगे थे किनको, एक्सट्रीमिज्म को और इनको पैसिव रेजिस्टेंस को। इसके अलावा जो मॉडरेट्स थे वो बुरा मान गए, अब उन्होंने जो है एक्टिविटी से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। यस, जो कि पार थे बल्कि लीग के, उन्होंने भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। बेसेंट चली गई ना,
हाँ उसके पहले। उसके अलावा मोंटेग्यू ने क्या किया, रिफॉर्म आए थे ये वाले, ठीक है। अब बिकम नोन एज इन द जुलाई 1980 फर्दर डिवाइडेड द नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको पता है कि किस तरीके से कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर के आए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो अब उन्होंने नेशनल स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दिया। उसके अलावा तिलक जो थे वो अब्रोड चले गए थे, ठीक है, इन कनेक्शन विद द केस विद वाइल एनी बेसेंट जो थी वो वैसिलेटेड ओवर द हर रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स एंड द टेक्निक्स ऑफ द, देखो इनका भी यही चक्कर था, ठीक है। अब तिलक जी तो वहाँ चले गए और एनी बेसेंट इसमें होलिस के गई। अब विद द बेसेंट अनेबल टू गिव एन पॉजिटिव लीड एंड तिलक अवे इन द इंग्लैंड, द मूवमेंट वाज लेफ्ट लीडरलेस। तो सबसे बड़ी बात थी लीडरलेस ना हो, लीडरलेस होना इसका, ठीक है, इस मूवमेंट का। अब मैंने गाइस आपको इसके पॉजिटिव्स बता चुका हूँ पहले ही, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक लेकर के आई है कंट्री के अंदर, ठीक है, टाउन और कंट्री के अंदर। उसके अलावा अर्डेंट नेशनलिस्ट का इन्होंने एक जनरेशन तैयार कर दिया पूरा, ये सब बता दिया मैंने आपको, है ना। अब यहाँ पर देखो कि एंड ऑफ द मूवमेंट जो था ऑन 20 अगस्त 1917 को, तो मोंटेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था मेड अ डिक्लेरेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जो कि आपके मोंटेग्यू कैम्पफोर्ड है। He promised the gradual development of the self-governing institution in India and the August Declaration led to the end of home rule जो मूवमेंट था, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है बहुत पोटेंशियल कि अगस्त डिक्लेरेशन जो था वो बेसिकली एंड था होम रूल जो लीग मूवमेंट था उसका, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए वैसे कि जो लखनऊ सेशन हुआ था, ठीक है, जो लखनऊ सेशन हुआ था उसके बारे में क्या, हाँ उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या। देखो गाइस करते हैं थोड़ी बहुत बात। 1916 में मैंने आपसे पहले गाइस छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं, ठीक है, पूरा कवर करेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि जो री एडमिशन होता है एक्सट्रीमिस्ट हुआ ना, सबसे बड़ी बात ये रखना आपको, कांग्रेस में आ चुके थे वापस से। देखो 2-3 फैक्टर्स है इसके कि ऐसा क्यों हुआ। देखो पहला फैक्टर तो ये है कि जो पूरी ओल्ड कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी ना, आपको बताया 19 सूरत स्प्लिट हुआ था। हाँ एक पहला क्वेश्चन है, आके मुझे बताओ सूरत स्प्लिट कब हुआ था। पहला क्वेश्चन तो ये है, याद से लिख लो इसको, सूरत स्प्लिट कब हुआ था अभी बताओ, बहुत सिंपल है। उसके अलावा जो ओल्ड, देखो पहला फैक्टर तो ये था कि जो ओल्ड कॉन्ट्रोवर्सीज थी जो कि इस टाइम पे हुई थी वो अब बहुत ही ज़्यादा जो है मीनिंगलेस हो चुकी थी, नेचर चेंज हो चुका था, नए लॉज आ चुके थे, ठीक है। अब पूरा टोटली उसके बाद तो तिलक जी जेल करके आ गए, है ना। उसके अलावा जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो बेसिकली इन्होंने स्प्लिट किया ना वो पॉलिटिकल इनएक्टिविटी का काम किया कंट्री के अंदर, ठीक है। तो पॉलिटिकल इनएक्टिविटी आई दूसरी बात, ठीक। तो इस कारण ये एक हो गए। और तीसरा है जी भाई, बहुत ही जेनेरिक पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, है ना। तीसरा आपका जो एनी बेसेंट और तिलक थी वो उन्होंने बहुत ही एफर्ट किए इन्होंने, ठीक है। तो एनी बेसेंट का और तिलक जी के एफर्ट, ठीक है, तो बहुत ही कामगार साबित हुए इस टाइम पे। यस उसके बाद आते हैं आपके जो तिलक जी ने बेसिकली सॉरी द डेथ ऑफ द 2 मॉडरेट लीडर गोखले जी और जो आपके फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता बहुत ही अच्छे लीडर थे गाइज, ठीक है। इनकी डेथ हो चुकी थी दोनों की। अब इन्होंने बेसिकली हु लेड दी मॉडरेट अपोजिशन टू द एक्सट्रीमिस्ट, ये तो अपोज कर रहे थे तो इन्हीं की डेथ हो चुकी थी, तो ये भी एक रीजन बना, ठीक है। अब सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दूसरे क्वेश्चन है आपके लिए, लखनऊ पैक्ट के बारे में बताओ। हाँ लखनऊ पैक्ट के बारे में बताओ, वैसे मैं आपको बता दूंगा अगले लेसन में। मुझे बताओ ये कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था और 2 रीज़न दो इनके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे सूरत स्प्लिट कब हुई थी, ठीक है थी भाई, इनका जो है नाम बताओ, डेट बताओ इनकी, ठीक है, और चाहो तो एक रीज़न दे देना। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा आपका जो लखनऊ पैक्ट हुआ था। तीसरा है आपका, आप मुझे बताओगे मोन्टेग्यूज और जो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे 1917 का बेसिकली स्टेटमेंट था, अगस्त स्टेटमेंट, ठीक है, उसके 2-3 प्रोविजन बताओ मुझे। हाँ बताओ, है ना, स्टेटमेंट के। और ठीक है तो उसमें बताएंगे हम, उसमें फिर मैं आपको अगले लेसन बताऊंगा इसके आंसर्स, ठीक है। तो ये तीनों जो है प्लीज़ मेंशन करना आप नीचे, ठीक है। फिर अगले लेसन में मैं ये भी बताऊंगा कि इंडिया के ऑब्जेक्शंस क्या थे, इंडियंस के ऑब्जेक्शंस क्या थे, और फिर हम लेकर के आएंगे हमारा रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में गाइस, प्लीज़ हमारे एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट करें और शेयर करें जितना हो सके आपसे, ठीक है। प्लीज़ हम आपसे जो है इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि पहुँचाओ इनको जितना हो सके, उन लोगों तक पहुँचाओ जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हैं हम आपसे, बस ये चाह रहे हैं कि पहुँचे हम उन तक, ठीक है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो गाइस मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। और आप डिमांड भी कर सकते हो अगर आपको कोई कोर्स स्पेसिफिकली चाहिए तो आप एक ब्रॉड कंसेंसस बनाओ सब मिल करके कमेंट सेक्शन में, और जो है फिर हम उसमें बेसिकली चेक करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से कोर्स लेकर के आएंगे आपकी डिमांड पर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम पर भी कर सकते हो आप, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बस और क्या, ठीक है। तो फ्री मटेरियल है वहाँ डाउनलोड भी कर लेना आप, बेसिकली बता देना आप पहले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।